is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डीबीटी कॉमर्स क्लासेस। गाइस ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 11th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है डीआरआर और डीआरआई के बारे में। डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और बेसिकली हम लोग इस वीडियो में समझेंगे सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, साथ में कंपनीज रूल 18 सब रूल 7 क्लॉज बी सी डी ऑफ कंपनीज रूल 2014 को भी अच्छे से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने रिडेम्पशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिए। और साथ में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आइए अब हम लोग सबसे पहले डीआरआर को समझ लेते हैं कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है क्या और उसको बनाते क्यों हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए डीआरआर जो है, डीआरआर एक टाइप का रिजर्व है। ठीक, तो देखिए डीआरआर इज अ रिजर्व क्रिएटेड बिफोर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डीआरआर जो है सो रिडम्पशन मतलब डिबेंचर को रिडीम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डीआरआर का क्रिएशन कर लेते हैं, मतलब डीआरआर अकाउंट बना लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे उस समय में पैसा कहां से आएगा, नहीं पता है कहां से आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डीआरआर को बना के रख लेते हैं कि भैया रिजर्व एक बना के रख लिए। ठीक है, आउट ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। कहां से वो रिजर्व बनाएंगे, वो रिजर्व बनाएंगे हम लोग जो प्रॉफिट या जो सरप्लस अवेलेबल होता है ना डिविडेंड को देने के लिए, यानी कि मतलब इसको डिविडेंड के रूप में देने के लिए शेयर होल्डर्स को, उससे हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व थोड़ा थोड़ा बचा बचा के रिजर्व बना के रखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चीज जो है ये हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 में क्लियरली डिफाइंड है। अब क्या डिफाइंड है, सो देखिए डिफाइंड ये है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड बाय अ कंपनी दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब दैट। जब भी डिबेंचर इशू होगा किसी भी कंपनी में, जैसे ही डिबेंचर इशू होगा उसी समय में ये डिबेंचर एक चीज प्रिस्क्राइब करता है, वो क्या है, सो देखिए दैट द कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर मतलब डीआरआर रिजर्व, मतलब डिबेंचर रिजर्वेशन रिजर्व अकाउंट को बनाना जरूरी है। ठीक है, उसी समय कंपनी को एकदम बनाना चाहिए। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। समझ रहे हैं, मतलब कि ये बनाएंगे, ठीक है, लेकिन कहां से बनाएंगे, जो पैसा बाकी होगा यानी कि जो प्रॉफिट जो हम लोग देंगे, जो प्रॉफिट होगा हम लोग को, जो प्रॉफिट हम लोग देने वाले होंगे डिविडेंड के रूप में, वहां से हम लोग निकाल के मतलब उस पैसा से निकाल के उस प्रॉफिट से थोड़ा सा रिजर्व निकाल के रख लेंगे डीआरआर बना के। ठीक है, एंड द अमाउंट क्रिएटेड टू सच अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मतलब हुआ कि हम लोग वो जो पैसा है जो कि हम जो भी रिजर्व बना के रखे हैं उस रिजर्व को या उस पैसे को हम लोग कहीं पे भी दूसरे जगह पे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को छोड़ के। डीआरआर बनाया ही जाता है, ये जो डीआरआर अकाउंट है ना, ये डीआरआर अकाउंट बनाया ही जाता है कि जिस समय में हम लोग रिडम्पशन देंगे, जिस समय में हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे, उस समय में कुछ पैसा बचा के रखा रहेगा जिससे कि हम लोग आसानी से उसको दे पाए। समझ रहे बात? तो क्या बता रहे, हेंस इट इज स्पेसिफिक रिजर्व कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्या है, एक स्पेशल रिजर्व है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के रूप में यूज कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो चलिए अब हम लोग इसका दूसरा चीज देखते हैं जो कि सेक्शन रूल 18 में क्या क्या बोल रहा है। सो ठीक है, अब उसको देखते हैं। इसमें तो सिर्फ ये बता दिया कि भैया सिर्फ और सिर्फ आपको एक डीआरआर अकाउंट बनाना है, कितने अमाउंट का बनाना है, किस समय बनाना है, ये सब तो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो हम लोग आगे देख। रूल 18 सब रूल 7 क्लाउज बी ऑफ कंपनीज रूल 2014 क्या कहता है। 2014 से जो पहले जो हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना 2013 वाला रूल,
उसमें जो है उसमें क्या था पहले, उसमें था कि मिनिमम 50% रिजर्व बनाना पड़ता था, लेकिन उसको फिर अमेंडमेंट करके फिर ठीक करके संशोधन करके 2014 में फिर रूल बनाया गया। उस रूल के अकॉर्डिंग डीआरआर विल बी 25% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इशूड थ्रू पब्लिक इशू एज पर प्रेजेंट सेबी रेगुलेशन। समझे? तो देखिए इसका मतलब क्या है कि डीआरआर जो है सो 25% ऑफ फेस वैल्यू डिबेंचर जो इशू किए थे, इशू करने के टाइम में जो फेस वैल्यू था डिबेंचर का, उसका 25% डीआरआर हमको बनाना कंपलसरी है। समझे? जैसे देखिए मान लीजिए कि 100 डिबेंचर है एट द रेट 100 ईच, ठीक है, 100 डिबेंचर हमने इशू किया 100 ईच, यानी कि कितना हो गया, 1 लाख का डिबेंचर हमने इशू कर दिया। ठीक है, 1 लाख का डिबेंचर जैसे ही इशू किए तो रिडीम करने से पहले, जब भी रिडीम हमको इसको करेंगे, उस रिडीम करने से पहले हमको डीआरआर बनाना होगा। कितना का बनाना होगा? 25% का बनाना होगा। यानी कि डीआरआर अमाउंट क्या हो जाएगा? डीआरआर अमाउंट हो जाएगा 1 लाख इंटू 25%। समझ रहे बात? यानी कि 25,000 का, 25,000 का हमको क्या करना होगा? डीआरआर रिजर्व बनाना पड़ेगा। किस रूल के अकॉर्डिंग? रूल 18 सब रूल 7 क्लाउज बी के हिसाब से। समझ रहे बात? अब देखिए ये जो बना रूल, तो रूल जब भी बनता है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, है ना? अपवाद विवाद तो सब जगह होता है। तो चलिए अब कुछ इसमें से हम लोग एक्सेप्शंस देखते हैं। तो देखिए एक्सेप्शंस क्या क्या है। जो अमाउंट जो डीआरआर को बनाना है, क्या वो सब कंपनी को बनाना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं, सारे कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं है। समझ रहे बात? तो किस कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं है? जो भी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उसको बनाना जरूरी नहीं है। मतलब बैंकिंग कंपनी जो भी होगा उस सब भी नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइनेंशियल कंपनी को बनाना जरूरी है। समझ रहे बात? चलिए देखिए, नो डीआरआर फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज। जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि आरबीआई रेगुलेट करता है, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पैसा का स्टॉक हमेशा होता है ना। जब भी डिबेंचर को पे करना होगा वो आराम से पैसा दे देगा। लेकिन जो भी कंपनी जो फाइनेंशियल कंपनी नहीं है या जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, जिसके पास एनी टाइम पैसा नहीं रह पाता है, उस कंपनी को आरबीआई, उस कंपनी को क्या है, डीआरआर अकाउंट बनाना एकदम कंपलसरी है। समझ रहे ना बात? क्यों बनाना पड़ता है और क्यों किस कंपनी को नहीं बनाना पड़ता है? समझ रहे बात? चलिए कुछ ऐसा एक और रूल है, वो रूल क्या है देखिए, रूल 18 सब रूल 7 क्लाउज डी। क्लाउज डी में क्या बोल रहा है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लाउज बी पढ़ रहे थे, ठीक है, बी पढ़ रहे थे, बी का 1 पढ़ रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं क्लाउज डी। ठीक है, क्लाउज डी में क्या है? क्लाउज डी में है, इन द केस पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर डीआरआर शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिवेंचर ओनली। समझ रहे हैं? मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर, जैसे कि यहां पे मेरा 1 लाख का मान लीजिए डिवेंचर है ना, तो 1 लाख रुपया का जो मेरा डिवेंचर है, ये डिवेंचर को अगर हम 50% डिवेंचर को मतलब कन्वर्ट करने वाले हैं इसमें शेयर्स में, तो हम लोग को मात्र और मात्र 50 पर मतलब 50,000 का ही 25% बनाना पड़ेगा डीआरआर। समझ रहे बात? समझ गए बात? तो यही देखिए, मतलब यही हुआ कि डीआरआर अगर किसी भी कंपनी को, अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जो कि पूरे का पूरे डिवेंचर को अपना कन्वर्ट ही करेगा आगे चल के, तो उसको डीआरआर बनाना जरूरी नहीं है। डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड ऑन फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। समझ रहे ना बात? तो हम लोग सेक्शन देख लिए, रूल देख लिए, अब बच गया डीआरआई और रूल 7C, 18 का 7C। समझ रहे बात? तो चलिए अब वो भी देखते हैं। डीआरआई पढ़ने से पहले हम लोग डीआरआर का क्या करते हैं, थोड़ा जर्नल एंट्री सीख लेते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके से, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए डीआरआर मेरा क्या है? डीआरआर रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है ना? तो देखिए, तो हो जाएगा टू डीआरआर अकाउंट। डीआरआर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। जो भी अमाउंट का डीआरआर बनाना होगा, डीआरआर अमाउंट याद रखिएगा 25% से ज्यादा बना सकते हैं,
मिनिमम होता है 25%। 25% से जितना आपको ज्यादा मन होगा 100% डीआरआर बनाने का, आप 100% डीआरआर बना सकते हैं। कोई भी कंपनी 100% डीआरआर बना सकती है, मतलब जितना मन होगा उतना वो कंपनी बना सकती है, लेकिन मिनिमम कितना बनाएगी? 25%। ठीक है, अब देखिए डीआरआर अकाउंट तो मेरा क्रेडिट हो गया, क्यों? क्योंकि यह प्रॉफिट ही है, एक तरीके से प्रॉफिट का एक हिस्सा से निकाल दिया गया है ना। तो ये हम लोग निकालते कहां से है? ये निकालते हैं सरप्लस से, है ना, सरप्लस से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सरप्लस अकाउंट, सरप्लस अकाउंट, या फिर बोलिए इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर पीएनएल अकाउंट, है ना, पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक, और एक जगह से और हम लोग डीआरआर निकालते हैं, वो होता है जनरल रिजर्व से। समझ रहे बात? जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। अगर जनरल रिजर्व अकाउंट से अगर पैसा निकाल रहे होंगे तो, अगर नहीं निकाल रहे होंगे तो इस जनरल रिजर्व को नहीं लिखना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है? सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डीआरआर हमेशा कहां से निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो मेरा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर जनरल रिजर्व होगा तो, और नहीं होगा तो फिर सरप्लस अकाउंट डेबिट, और टू डीआरआर अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से हो जाएगा। नरेशन आप लोग आराम से बना लीजिएगा, बीइंग द डीआरआर क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गया कब? जब हम लोग डीआरआर क्रिएट करेंगे उस टाइम का एंट्री, है ना, उस टाइम का एंट्री है। अब ये पैसा जो हम लोग जो बचा के रखे हैं वो किस लिए बचा के रखे हैं? रिडम्पशन के लिए। तो रिडम्पशन के टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। अगर जैसे कोई भी डिबेंचर वो रिडीम हो गया, रिडीम होने के बाद क्या होगा इस डीआरआर का? रिडीम होने के बाद क्या होगा? ये एक तरीके का रिजर्व है ना, ये स्पेशल रिजर्व है, इसलिए ये डीआरआर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मेरा रिडीम हो जाएगा, जैसे ही मेरा डिबेंचर रिडीम होने के बाद ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। समझ रहे बात? तो उस समय जनरल एंट्री क्या बनेगा? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ रहे बात? ये जनरल एंट्री कब बनेगा? ये जनरल एंट्री बनेगा जब मेरा रिडम्पशन हो जाएगा, जब हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे उस समय का ये जनरल एंट्री है। और नरेशन लिख देंगे कि बीइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सारा का सारा डिबेंचर एक ही बार में नहीं बेच मतलब रिडीम कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन को रिडीम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखे थे ना आप, तो वहां पे क्या होता था, कुछ कुछ मतलब प्रोपोर्शन को हम लोग रिडीम करते चले जाते थे। जब कुछ कुछ प्रोपोर्शन को रिडीम करेंगे तो उस प्रोपोर्शन का जो डीआरआर होगा 25% या जितना परसेंट हम निकालेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। समझ गए बात? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डीआरआई। डीआरआई का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये एक इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट है तो क्यों इन्वेस्ट हम लोग करते हैं? जो पैसा हम लोग डीआरआर बना करके सेव करते हैं उसी पैसा को कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी कंपनी में या किसी दूसरे जगह पे हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों इन्वेस्ट कर देते हैं? क्योंकि जिस समय में रिडम्पशन हो उस समय में हम क्या करें? उस पैसा को वहां से निकाल ले और निकाल करके तुरंत डिबेंचर होल्डर्स को पे आउट कर दें। समझ रहे बात? तो चलिए, जब डीआरआर के लिए वहां 3 रूल था ना, तो डीआरआई के लिए भी तो एक आध दो रूल बनना ही चाहिए ना। तो देखिए एक रूल बना हुआ है इसके लिए भी। रूल क्या है? रूल 18 सब रूल 7 क्लाउज सी ऑफ कंपनीज रूल 2014 में क्या बताया गया? में बताया गया है कि एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर सेल ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल। डीआरआर बना लेना है। कब बनाना है? 30 अप्रैल से पहले। समझ रहे बात? कब बनाना है डीआरआर? डीआरआर बनाना है 30 अप्रैल से पहले। कौन से ईयर के 30 अप्रैल से पहले? इन ईच ईयर इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज केस मे बी सम विच शैल not be less than 15% amount of its debenture maturing during the year ending on 30th day of March in any one or more of the following methods। मतलब इसका यही हुआ कि हर एक
30 तारीख से पहले, मतलब 30 अप्रैल से पहले हम लोग को क्या करना होगा, DRI बना लेना होगा। समझ रहे ना बात। अब देखिए, और बना के क्या करना है, वो जो अमाउंट जो हम लोग जो बनाए हैं DRR तो 25% बनाना था, है ना। तो उसका 15, मतलब उसका नहीं, DRR 25% था और यहां पे DRI 15%। किसका किसका 15%? डिबेंचर, जो डिबेंचर जो मैच्योरिंग करना है, मतलब जो डिबेंचर को हम लोग को क्या करना है, रिडीम कर देना है, उस डिबेंचर का 15% कम से कम हम लोग को ईयर एंड होने से पहले, जो कि ईयर एंड होने में जो हम लोग जो डिबेंचर को रिडीम करेंगे, उस ईयर एंड होने से पहले 30 अप्रैल को हम लोग क्या करना होगा, DRI बना लेना होगा। ठीक है, 15%, जो डिबेंचर मैच्योर हो रहा होगा उसका 15%। ठीक है, बात समझ रहे ना। और जो हम लोग जो डिबेंचर DRI बनाएंगे, उस DRI को इस फॉलोइंग मेथड, मतलब ये जो इतना सारा जो 5 हम लिखे हैं, इसी 5 में से कहीं ना कहीं पे उस पैसा को इन्वेस्ट करके, DRR के पैसा को इन्वेस्ट करके ही हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं। समझ रहे बात। अब चलिए देखिए क्या क्या है। अब है डिपॉजिटेड विथ एनी शेड्यूल्ड बैंक, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में हम वो पैसा को डिपॉजिट कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लेन। वो चार्ज या लेन से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कोई भी चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात। सेकंड है इन इनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। इनकम्बर्ड का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम बर्डन, बर्डन नहीं होना चाहिए उस सिक्योरिटी पे। जो भी सिक्योरिटी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी किसी भी टाइप का हम लोग सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कोई भी उस पर बर्डन लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या है, इन इनकम्बर्ड बॉन्ड issued by any other company which is notified under subclause F of section 20 of Indian Trust Act 1882। अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सेक्शन 20 सब क्लाउज F में जो कुछ कंपनी के बारे में कहा होगा, उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी कंपनी का बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो इस सेक्शन में बोला गया है कि वही कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करें जिस कंपनी को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो या फिर सेंट्रल एक्ट से ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, उसी कंपनी का हम लोग बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, इन इनकम्बर्ड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन सब क्लॉज A to D एंड EE ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो सेक्शन सब क्लॉज A to D, सेक्शन 20 का सब क्लॉज A to D एंड EE जो है वो सीधा बोला हुआ है, मतलब हर एक में, किसी में है कि प्रोमिसरी नोट, किसी में है बॉन्ड, किसी में है मतलब डिबेंचर है करके, लेकिन वो सब का सब क्या होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होना चाहिए। वहीं पे आप या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि ए में है प्रोमिसरी नोट होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। बी में है कि बॉन्ड या डिबेंचर क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, किससे, पार्लियामेंट ऑफ यूके। समझ रहे हैं। और सी में क्या है, सी में है कि हम लोग कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, किसका, रेलवे का। ठीक है, रेलवे का कोई भी सिक्योरिटी ले सकते हैं। डी में है डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी ऑथोराइज्ड होना चाहिए, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, अब ई में देखिए, ई में क्या है, ई में है कि कोई भी सिक्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी हो लेकिन वो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझ गए कि ए से डी तक, ई तक क्या सब है। अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहा है, फिफ्थ पॉइंट में, अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज एबव ओनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। जिस समय में हम लोग को रिडम्पशन करना होगा डिबेंचर का, उसी टाइम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस पैसा को या उस इन्वेस्टमेंट को बेच करके और डिबेंचर को पे कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को। समझ रहे बात। अब चलिए जर्नल एंट्री हम लोग इसका देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, जर्नल एंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, है ना। देखिए तो जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, डिबेंचर
इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि इसको हम लोग पेमेंट कहां से करेंगे, पेमेंट हम लोग इसको बैंक से ही करेंगे, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ रहे बात। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए 100 का डिबेंचर था और 100 रुपया उसका वैल्यू था, 100 डिबेंचर 100 रुपया वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपया। लेकिन टोटल डिबेंचर कितना का हुआ, टोटल डिबेंचर हुआ 1 लाख का हुआ ना। बोल रहा है कि इस 100 में से हम लोग को इस ईयर मात्र 20 ही डिबेंचर रिडीम करना है। क्या करना है, मात्र और मात्र 20 डिबेंचर रिडीम करना है। तो आप देखिए अमाउंट निकालिए जो कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होगा। अमाउंट क्या क्या बोले थे हम आपको, 50% ऑफ किसका, जो डिबेंचर हम लोग इशू करने वाले थे, जो डिबेंचर हम रिडीम करने वाले थे इस ईयर, उस डिबेंचर का मात्र 15%, यही ना बोले थे। तो कितना हो गया 300 रुपया का मात्र हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर को इशू करेंगे। 300 रुपया यहाँ पे 300 रुपया का इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट जाके खरीद करके ले आएंगे और जिस समय में इस डिबेंचर को देना होगा उस समय में 300 रुपया वापस करेंगे। मिनिमम याद रखिएगा, मिनिमम 15%, मैक्सिमम जितना मन होगा हम लोग उतना आराम से कर सकते हैं, समझे। लेकिन मिनिमम क्या बोला हुआ है लॉज में, मिनिमम 15% ही बोला गया है, ठीक है। समझ गया ना बात, किस तरीके से अमाउंट निकला, डेबिट हो जाएगा। और जिस समय में जब हम लोग डिबेंचर को बेच करके ही, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट को बेच करके ही हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, तो जैसे ही बेचेंगे तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे बात, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आ गया और जो रिडम्पशन डिबेंचर जो था उसको हम लोग बेच दिए, तो हो जाएगा क्या, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। समझ गए बात। तो गाइस इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इसमें डीआरआर, डीआरआई और जितना भी सेक्शंस वगैरह रूल वगैरह वो सब हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब जाइए आराम से जाकर के इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके आराम से वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके लाइक कर दीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।